हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने कल अप्लाइड एथिक्स पढ़ा था, राइट। अप्लाइड एथिक्स में कल दो टॉपिक्स पूरे कंप्लीट किए थे, जिसमें था बायो एथिक्स, ठीक है, कि एथिक्स को बायोलॉजी में कैसे लगाओगे। और दूसरा पढ़ा था हमने मीडिया एथिक्स, है ना। मीडिया एथिक्स आपको ही पता है, मीडिया इज द फोर्थ पिलर। और इंटरनेशनल एथिक्स हमने आधा पढ़ा था, इंटरनेशनल एथिक्स हमने आधा पढ़ा था, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये पूरा सीरीज है, मैं बिल्कुल पूरा एथिक्स आपका कंप्लीट करवा दूंगा। बट आपकी जिम्मेदारी एक चीज मैं देता हूं दोस्तों, क्योंकि ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, चैनल को, जितना हो सके उतना ज्यादा लोगों को बताएं इसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों t.me/upsc विथ डीपी, डीपी डी प्रकाश मेरा नाम है, तो डीपी है ना। यूपीएससी विद डीपी ये टेलीग्राम ग्रुप है जो मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। दोस्तों मैं हर एक, मेरा ऐसा मानना है और जो कि मैंने पर्सनली भी देखा है हमेशा, कि जब आप किसी भी एग्जाम को उसके पूछे जाने वाले पैटर्न में प्रिपेयर करते हो, फॉर एग्जांपल एट द एंड आपको क्या एग्जाम देना है, यू हैव टू राइट प्रीलिम्स, ठीक है। आपको प्रीलिम्स लिखना होता है। प्रीलिम्स की जब भी तैयारी करो, मेक श्योर यू ट्राई टू गो फॉर एमसीक्यू, जितने से जितने ज्यादा एमसीक्यूज हो सके उतना सॉल्व करो, ठीक है। सेम वे मेंस की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड राइट योर आंसर्स। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चों में बहुत ज्यादा झिझक होती है, they think that they will write perfect answer, but perfect जैसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, परफेक्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। और खुद की स्टाइल डेवलप करने के लिए, खुद के पॉइंटर्स डेवलप करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप लिखना चालू करें। टॉपर्स की कॉपी बस एक लाइट दिखा सकती है, एक दिशा दिखा सकती है, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। समझ में आ रही बात? उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकती। तो मेक श्योर यू स्टार्ट राइटिंग थिंग्स, ठीक है। चीजों को जब तक लिखोगे नहीं तब तक उसका झिझक दूर नहीं होगा। और ध्यान रखिए, मैं हर एक टॉपिक में एटलीस्ट एक सवाल देता हूँ, हर एक लेक्चर में एटलीस्ट एक सवाल देता हूँ। मेक श्योर कि आप इस लेक्चर के जो एक सवाल है इसको जरूर लिखिए। प्लीज मेक श्योर कि आपको एक ये जो क्वेश्चन मैं दूंगा ये जरूर लिखिए, ठीक है। और लिख करके आपको मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भेजना है, मैं यहाँ पे जरूर चेक करूंगा। थोड़ा सा मुझे भी वक्त लग रहा है, आई नो दैट, ठीक है। इसके अलावा मेरा चैनल भी है t.me/educatedsapiens, तो आप उसको भी फॉलो कर लें। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी मैं अवेलेबल हूँ एजुकेटेड सेपियंस के थ्रू, तो आप वहां पे भी इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। रेगुलरली अपडेट्स अभी थोड़ा कम आ रहे हैं, बट आई प्रॉमिस कि बहुत जल्दी आने लग जाएंगे। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब का टारगेट क्या है दोस्तों? 500 टारगेट है। क्यों 500 टारगेट है? क्योंकि उसके बाद आई विल बी एलिजिबल टू शेयर द फोटोज, है ना। फोटोज मैं भेज सकता हूँ आप सभी लोगों को। और आई होप आप समझ पा रहे हैं कि फोटोज कैसे, मतलब कि जैसे आप देखेंगे तो फोटोज में कई बार बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन स्लाइड शो के फॉर्म में हम डाल सकते हैं यूट्यूब पे, है ना। बहुत जल्दी मैं वेबसाइट पे लेके आ रहा हूँ, बट थोड़ा सा भी उसके लिए वेट कीजिएगा, कि कोई ट्रांजैक्शन मत कीजिएगा, ठीक है। तो educatedsapiens.in में लेकर के आ रहा हूँ, बट यस दैट इज ऑन टुडे, ठीक है। ध्यान रखिए 17 जून, तो बाय 30th of June it will be fully functional, I promise you that thing, that by 30th of June it will be fully functional। और आप वहां से जा करके पीडीएफ एंड अदर थिंग्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इंटरनेशनल एथिक्स में जो कल पढ़ाया था थोड़ा सा एक बार रिव्यू देता हूं ताकि कनेक्ट बैठ। देखो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अफेयर्स, इन दोनों में कल मैंने बताया था बहुत फर्क होता है। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक अफेयर्स में जब भी हम बात करते हैं देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। जैसे करंटली इंडिया में मिस्टर मोदी जी की सरकार है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी जी, इनकी सरकार है, ठीक है। यूएसए में बिडेन जी की सरकार है, यूएसए में मिस्टर बिडेन जी की सरकार है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनका एक इंटरनेशनल एक सोवरेन गवर्नमेंट है, मतलब सॉरी नेशनल लेवल पे अगर आप देखेंगे या स्टेट लेवल पे देखेंगे तो वहां पे एक सोवरेन गवर्नमेंट आपको मिलती है, ठीक है। रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके थ्रू आप गवर्नड होते हो। आप सभी एक नेशन के, एक सोलिडारिटी है, एक फीलिंग है कि हम सभी पहले इंडियन हैं, उसके बाद कुछ और है। इंटरनेशनल अफेयर में ऐसी फीलिंग खत्म होती है। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल अफेयर में ऐसी फीलिंग नहीं रहती है। और यहाँ पे हम सभी अपना अपना इंडिविजुअल हित साध रहे होते हैं। यूएसए विल से समथिंग, इंडिया विल से समथिंग, यूके विल से समथिंग, ठीक है। हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा होगा, ठीक है। देयर इज नो सर्टेन, मतलब फिक्स्ड अथॉरिटी, कोई फिक्स्ड अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। सोवरेन बॉडी कोई है नहीं, रूल्स रेगुलेशन जो बनाए हर तरीके से, ठीक है। हर कोई अपने अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा होता है। ध्यान रखना, हर कोई अपने अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा होता है। तो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज सेड इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, देयर इज नो परमानेंट फो, नाइदर परमानेंट एनिमी, ठीक है। सॉरी, नो परमानेंट फ्रेंड, नाइदर नॉट परमानेंट एनिमी, ठीक है। ध्यान रखिए, कोई भी पॉलिटिक्स के लिए भी एक चीज कही जाती है,
देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी। ध्यान रखिएगा, कोई भी परमानेंट आपका ना दुश्मन है ना कोई परमानेंट दोस्त है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अफेयर्स में ये बहुत बड़ा फर्क होता है कि डोमेस्टिक में आपके इथिक्स डिफरेंट होते हैं, जबकि इंटरनेशनल अफेयर में जब मैं जाऊंगा तो आप बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाता है, वहां कंप्लीट एनार्की होती है। और इसीलिए बहुत सारी जो चीजें अनइथिकल रहेंगी डोमेस्टिक लेवल पे वो इथिकल हो जाएंगे इंटरनेशनल अफेयर। एग्जांपल के तौर पे एक समझाता हूं, स्पाइंग। अगर मान लो कि गवर्नमेंट आपके फोन पे स्नूपिंग कर रही है, if government is snooping on your phone, what you will say? You will say that you are breaching my Article 21 right, that is right to privacy, as per so and so Supreme Court judgment. But what is spying? Spying is nothing but snooping, short a form of snooping, है ना? So this is मतलब although illegal, but yet ethical, ethical on the part of a nation, ठीक है, जो कि spying करवा रहा है, successfully spying करवा रहा है, ठीक है, क्योंकि at the end जो नेशन का एक टारगेट होता है वो बोलता है खुद को सर्वाइव करवाना, खुद को बेटर से बेटर कर पाना, ठीक है। तो ध्यान रखिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में सोसाइटी, मोरल जजमेंट, ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं क्योंकि कल्चरल और मोरल वैल्यू शेयर्ड होती हैं। ध्यान रखना, कल्चरल और मोरल वैल्यू शेयर्ड होती हैं, जबकि ग्लोबल पॉलिटिक्स में कल्चरल रिलेटिविज्म लगता है। अब देखिए वेस्ट डोमिनेंस क्या चीज है कि हमें लगता है वेस्ट में जो भी चीज हुई है वो अच्छी है, वेस्ट में जो भी चीज हुई है अच्छी है, चाहे वो जीन्स पहनना हो, चाहे इंडस्ट्री लगाना हो, चाहे जो कुछ भी हो, एनीथिंग यू से, है जो भी वेस्टर्न वर्ड्स है दैट इज गुड, ठीक है। बर्गर हो, वो फैशन डिफाइन करते हैं, वो फैशन डिफाइन करते हैं, है ना। तो प्लीज इन चीजों में ध्यान रखिएगा कि कल्चरल रिलेटिविज्म है, ठीक है। अब देखिए इंटरनेशनल एथिक्स में ही मैंने कल बात की थी, रियलिज्म के 4 मेजर फॉलोअर्स हैं, मतलब फाउंडर्स हैं, या जो मतलब क्या लीजिए 4 मेजर फिलोसोफर्स हैं। First one is Quintilian, second one is Machiavelli, third one is Hobbes and fourth one is Hegel, ठीक है। मैकियावेलियन प्रिंस और मैकियावेली और चाणक्य की फिलोसफीज काफी मिलती जुलती हैं, अगर आप देखें तो काफी मिलती जुलती हैं, है ना। क्विंटिलियन और मैकियावेली इन दोनों की फिलोसफीज काफी ज्यादा मिलती जुलती हैं। हॉब्स काफी ज्यादा प्रो स्टेट थे और हीगल भी, ध्यान रखिएगा, स्टेट हैज नो हायर ड्यूटी देन दैट ऑफ मेंटेनिंग इटसेल्फ, इनका कहना था क्लियर कट, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वो जब हम वेस्टर्न एंड इंडियन फिलोसफर्स पढ़ेंगे तब मैं इसको और डिटेल में बताऊं, ठीक है। मेजर थिंग ध्यान रखिएगा, ये रियल पॉलिटिक में बिलीव रखते हैं, रियलिज्म वाले रियल पॉलिटिक में, कि भाई देखो बैलेंस ऑफ पावर जरूरी है और लड़ना पड़े तो लड़ो, केवल डिफेंसिव पर्पस के लिए नहीं बल्कि इसलिए भी ताकि आपका दुश्मन आपसे स्ट्रांग ना हो जाए, आपके आजू बाजू वाले आपसे स्ट्रांग ना हो जाए। इज इट क्लियर? और स्ट्रेंथ का मतलब केवल और केवल मिलिट्री सेंस में नहीं है, इट इज बोथ वेज, मिलिट्री एज वेल एज इकोनॉमी। क्योंकि ध्यान रखिएगा आईआरएस सर्विसेज, आईआरएस पहले बहुत ज्यादा मानी जाती थी, उसमें एक बहुत प्यारा मतलब उसका कोट है, राष्ट्र मूलम धनम, ठीक है। क्योंकि किसी भी देश का जो बेस होता है वो धन होता है ना, जो आपसे कर वसूला जाता है, यू पे टैक्सेस, दैट बिल्ड्स द नेशन, दैट बिल्ड्स द नेशन, राइट। अब देखिए अभी क्या कहते हैं अग्निवीर, अग्निवीर के मतलब नाम से मतलब स्कीम निकाली गई है अग्निवीर, राइट, अग्निवीर। तो बिल्कुल अग्निपथ पे चल चुकी है सरकार। अब देखिए कितना मतलब कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, अभी ये गलत हो रहा है, अनइथिकल। मतलब अग्निवीर जो फ्यूचरिस्टिक अग्निवीर है, फ्यूचर अग्निवीर है, उनकी तरफ से भी हो रहा है। और साथ साथ मतलब क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने भी कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखा शायद, है? तो नो डाउट कभी भी कोई भी चेंज आएगा तो कुछ लोग तो डिससेटिस्फाइड होंगे ही होंगे, है ना। तो देखिए यही चीज है एथिक्स, है ना। जब आप कहते हो मैं नौकरियां निकालूंगा तो क्या सभी लोग सेटिस्फाइड रहेंगे? नहीं रहेंगे दोस्तों, नहीं रहेंगे, है ना, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी डिसीजन में सभी लोग खुश नहीं रहेंगे। जैसे अभी देखिए अग्निवीर में 21 साल एज लिमिट लगाई गई है, 21 ईयर्स, है ना। 21 ईयर्स के पहले ही आप मतलब ज्वाइन कर सकते हो, है ना, या 22 ईयर्स, जो भी है इसकी एज लिमिट देख लीजिए, एक बार देख लीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। बट ध्यान रखिए कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, 21-22 ईयर्स आपने कैप फिक्स कर दिया, तो जो लोग बाद में तैयारी कर रहे थे आर्मी में एंट्री के लिए वो कैसे अब एंट्री करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो मैं एक्चुअली धन से रिलेटेड बता रहा था बेसिकली कि आपको केवल धन ही नहीं रखना है। अच्छा देखिए ये अग्निवीर स्कीम के फायदे क्या होंगे, मैं इसलिए बता रहा था, सॉरी, हाँ तब मुझे ध्यान आया। देखो गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट पेंशन में एंड अदर प्लेसेस पे खर्चा करती है, राइट। और इसके कारण एक बहुत मोटा चंक जो डिफेंस बजट का है दैट इज गोइंग इन पेमेंट्स एंड सैलरी, पेमेंट्स एंड सैलरीज, है ना। तो इसके बाद क्या होता है, सैलरीज, है ना। इसके बाद क्या होता है, प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आपके पास
मॉडर्नाइजेशन के लिए एक्सपेंडिचर बहुत कम हो जाता है, मॉडर्नाइजेशन के लिए एक्सपेंडिचर रहता ही नहीं है। तो जब हम अग्निवीर को रिक्रूट करेंगे तो ये रिलेटिवली थोड़े सस्ते पड़ेंगे गवर्नमेंट को भी, और इसके कारण पैसा जो बचेगा उसको मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी की तरफ पुश किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अग्निवीर जो है, ये अभी जो क्रंच आया है, अभी जो हमारे क्या कहते हैं मतलब आर्मी में क्रंच आया, क्योंकि 2 साल से रिक्रूटमेंट बंद थे ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक, है ना, उसको भी फुलफिल करने का काम करेगा। तो नो डाउट उसके अपने कुछ बहुत सारे फायदे हैं जो कि गवर्नमेंट ने बताए हैं, बट ध्यान रखिए किसी भी स्कीम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंस, राइट है। तो आपको एक चीज इंश्योर करनी है कि आपका पड़ोसी भी मतलब क्या कहते हैं स्ट्रांग ना बन जाए, है ना, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना बन जाए, अदरवाइज इट विल इवेंचुअली, इकोनॉमिक्स अच्छी रहेगी, उसकी इकोनॉमी अच्छी रहेगी, इट विल इवेंचुअली स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन मिलिट्री, और जब मिलिट्री में इन्वेस्टमेंट होगा तो इट विल ग्रो इन पावर, इट विल ग्रो इन पावर एंड इवेंचुअली आप डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो मेक श्योर करना आपको जरूरी है कि भाई देखो मिलिट्री हो चाहे इकोनॉमी हो, दोनों ही तरह से आपको कमजोर रख करके रखना है, ठीक है। अब देखो एक चीज समझना, इसका गोल होता है सिक्योरिटी, सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ पावर, ठीक है। बट ध्यान रखना कि ये जो प्योर रियलिज्म है, अगर हम उस पर उतारू हो जाए तो कहीं भी कोई भी सोसाइटी पॉसिबल नहीं है। इंटरनेशनल सोसाइटी, सॉलिडारिटी, ब्रदरहुड, ये कुछ भी पॉसिबल नहीं रहेगा। उसके बाद क्या निकलेगा? केवल नेकेड स्ट्रगल फॉर पावर चलेगा, जिसमें लोग एक दूसरे की जान के प्यासे होंगे, खून के प्यासे होंगे, और कोई एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाए। तो वी विल नेवर मूव टुवर्ड्स मतलब पॉजिटिव सम गेम, वी विल ऑलवेज लिंगर ऑन इन जीरो सम गेम, है ना। हम जीरो सम गेम में ही अटके रह जाएंगे, हम पॉजिटिव सम गेम नहीं देख पाएंगे। ध्यान रखिए, पॉजिटिव सम गेम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव सम गेम में क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? देखो एक टाइम था जब इंडिया ने हर चीज खुद से बनाने की कोशिश की। इट थॉट दैट इट विल बिकम वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री इन मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग, बाय मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग, है ना। समझा की बात? तो नहीं हो सकता ऐसा दोस्त, हर चीज हम नहीं बना सकते, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं पॉजिटिव सम पे फोकस करता है। ये कहता है आप अपने रिसोर्स ऐसी जगह पे डालो, ऐसी जगह पे डालो जहां पे आपको बेस्ट आउटपुट मिल पाए। हो सकता है इंडिया जैसे कि क्या कहते हैं आपके सर्विसेज के लिए, आईटी सेक्टर के लिए बेस्ट कंट्री है, तो इंडिया शुड नॉट ट्राई टू वर्क अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग। इसके हिसाब से मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग में काम ही नहीं करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग पे काम बिल्कुल करना चाहिए हमें, ठीक है। हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें, ठीक है। बट स्टिल हमारा एक नीश होगा ना, हम कुछ ऐसा बनाने लग जाए जो कि एकदम ठंडे प्रदेश में बनता हो, है ना, यूरोप में बनता हो, यूरोप के लिए वैलिड हो, वो चीज गड़बड़ हो जाएगी, राइट, है ना। तो ध्यान रखना है, हमें पॉजिटिव सम गेम की तरफ लेके जाना है, जीरो सम गेम की तरफ नहीं लेके जाना है। जबकि रियलिज्म कहता है कि ये जीरो सम गेम ही है, हमें हमेशा जीरो सम गेम में ही रखता है, ठीक है। तो देखिए ये जो पूरी दुनिया है ये बस एक नेगेटिव स्ट्रगल फॉर पावर में जूझ जाएगी, देयर विल बी नो प्रोग्रेस, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब इसके ठीक उल्टी है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म में क्या है, जैसे मैंने बताया आपको, कांट थे इसके मतलब सबसे पहले प्रोपोनेंट, एक तरह से कह सकते हैं, पहले तो नहीं थे लेकिन मेजर जो प्रोपोनेंट थे वो कांट थे। इसके बाद इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल वुडरो विल्सन थे। हु वाज वुडरो विल्सन? आई होप आपको पता है, यूएस के प्रेसिडेंट थे, हु वाज एट द टाइम ऑफ द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन, इन्होंने 14 पॉइंट का फॉर्मूला दिया था और इन्होंने कहा था देखो गलतियां सबसे होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, जीत हार लगी रहती है, बट हमें इस हद तक सामने वाले को ह्यूमिलिएट नहीं कर देना चाहिए कि सामने वाला उठ खड़ा हो, ठीक है। तो वुडरो विल्सन की बात ना मानते हुए फ्रांस एंड ब्रिटेन ने हद से ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटीज रखी जर्मनी के सामने। एट द एंड जर्मनी ह्यूमिलेट तो हुआ ही हुआ, साथ साथ उसकी इकोनॉमी पूरी क्रम्बल कर गई और फिर उदय हुआ हिटलर का, क्योंकि क्राइसिस हीरोज को बॉर्न करते हैं, ठीक है। और वो हीरोज कभी विलन में कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर हीरो भी बन सकते हैं, ठीक है। तो हिटलर भी कुछ ऐसे ही हीरो की तरह इमर्ज हुए जर्मनी में, एंड देन उनका पतन भी हुआ क्योंकि ही बिकेम द विलन, ठीक है। कहा जाता है ना, ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हिटलर अपनी पावर को बहुत करीब से संभाल नहीं पाए और उसी चक्कर में उनका पतन हुआ, ठीक है। फिर आया नेहरूवियन पॉलिसी, नेहरू जी हमारे देखे, ध्यान रखिए पंचशील प्रिंसिपल्स जो साइन हुए थे, तो दे आर आल्सो अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल एथिक्स। जब हम हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे और चीन ने पीछे से छुरा घोंप दिया, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। आइडियलिज्म इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इन प्रैक्टिस। ध्यान रखना, आइडियलिज्म बहुत मुश्किल होता है और शायद इसीलिए नेहरू जी जब जा रहे थे तिब्बत के बारे में अनाउंस करने, प्लस
जम्मू एंड कश्मीर के मैटर को यूएन में लेके जाने के। तो ये चीज कही जाती है कि डिप्लोमेटिक फेलियर थी, जहां पे वो आइडियलिज्म के चलते इन फ्लॉज को नहीं देख पाए थे, इन फ्लॉज को नहीं देख पाए थे। इंटरनेशनल इथिक्स में उनका बहुत ज्यादा, इथिक्स में और ये इन चीजों में उनका बहुत ज्यादा फेथ था। ठीक है, अब देखिए इथिकल स्ट्रेटजीज जो इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो की जाती है, इसमें तीन फिलॉसफीज तीनों तरह से फिर से हैं। पहला यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, एंड बेस्ड एथिक्स। ध्यान रखना, एंड गोल हमारे लिए सही है तो सब सही है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग यूएस की फॉरेन पॉलिसीज का सबसे अच्छा एग्जांपल है। दूसरा डियोंटोलॉजी, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, जैसे कि रूल बेस्ड एथिक्स। ठीक है, इसमें मोस्टली इंडिया लाइक करता है, मोस्टली इंडिया लाइक करता है, ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पे रूल बेस्ड एथिक्स है। ठीक है, और यूज ऑफ एटम बॉम्ब अगेंस्ट जापान, ये भी कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से रूल बेस्ड एथिक्स का पार्ट बन सकता है। ठीक है, यूएसए ने किया था, बट इंडिया की मोस्टली आप डिप्लोमेसी देखें तो इन जनरल प्रैग्मेटिक होने के बजाय रूल बेस्ड अभी तक रही है, अभी तक रही है। ठीक है, अब धीरे धीरे हम प्रैग्मेटिज्म की तरफ थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं, बट स्टिल वी आर मोर टिल्टेड टुवर्ड्स रूल बेस्ड एथिक्स। ठीक है, और इसके अलावा ट्राई डायमेंशनल एथिक्स है, एंड्स, मीन्स एंड मोटिव। तो हम धीरे धीरे यहाँ से डियोंटोलॉजी से कहीं ना कहीं ट्राई डायमेंशनल में फिट हो रहे हैं, धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हैं। और ये अच्छी चीज है, अच्छा एक साइन है, क्योंकि हम अपने आप को इतना प्रेडिक्टेबल भी नहीं बना सकते हैं। मैंने बताया ना एनार्की है, तो एनार्की में एक और थ्योरी दी जाती है, मैडमैन थ्योरी। ध्यान रखिए, मैडमैन थ्योरी। ठीक है, मैडमैन थ्योरी क्या है कि भैया पागल आदमी से सब डरते हैं, सब डरते हैं। ठीक है, तो अगर सब कोई रूल फॉलो कर रहा है, ये ध्यान रखना, इसमें कैविएट है, इफ एवरीवन इज फॉलोइंग रूल, है ना, हर कोई रूल फॉलो कर रहा है, इफ एवरीवन इज फॉलोइंग रूल, है ना, इफ everyone is following rules, the madman will be achieve the maximum success. Sorry, rules. Then madman will achieve the maximum success. क्यों? क्योंकि वो तो बजर की तरह एक्ट करेगा, सभी लोग प्रेडिक्टेबल रहेंगे और ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये मैक्सिमम सक्सेस अचीव करेगा। बट ये ध्यान रखिएगा, एक बार अगर ये ट्रेंड सेट हो गया, अगर एक बार ये ट्रेंड सेट हो गया मैडमैन का, तो सब कोई बजर के एक्ट करने लगेगा, सब कोई वियर्ड एक्ट करने लगेगा, और उसके कारण फिर एनार्की आएगी और वो एनार्की रुकेगी। ठीक है, तो इसीलिए जो भी हेजेमॉन होता है, हेजेमॉन जो भी होता है, उसके पास सबसे बड़ी पावर होती है कि वो मतलब क्या कहते हैं, कंसेंसस बिल्ड कर सकता है और इंटरनेशनल सिस्टम्स बनाता है, जैसा कि यूएस ने इवेंचुअली किया। ठीक है, इसके पहले ब्रिटेन ने किया और फ्रांस ने किया। ठीक है, और नेक्स्ट जो भी होगा वो करेगा ही करेगा एक टाइम के बाद, और वही जो मतलब सिस्टम होता है कहीं ना कहीं उसके डाउनफॉल का कारण भी बनता है आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब देखिए इंटरनेशनल एथिक्स की मैं बात करता हूँ तो सोर्सेज भी देख लेते हैं। पहले देखो इंटरनेशनल एथिक्स पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, आपको यकीन नहीं होगा, आपको उठा के देखना 2019 या 2020 का पेपर। दोस्तों पेपर में 2-3 सवाल ऐसे थे जो कि कोर इंटरनेशनल एथिक्स से पूछे गए थे, काफी वियर्ड थे। इसीलिए मैंने जो अप्लाइड एथिक्स है उसके पोर्शन पे स्पेसिफिकली फोकस रखा है, ताकि आप किसी भी अनसर्टेनिटी के लिए बिल्कुल परफेक्टली तैयार रहें। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल परफेक्टली तैयार रहें। ठीक है, अब देखिए सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल एथिक्स में सबसे पहले फाउंडेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये क्या चीज है कि फाउंडेशनिस्ट, तो ये फाउंडेशन की तरफ इशारा करते हैं और ये बोलते हैं देखो भाई जो इंटरनेशनल मोरालिटी है ये कुछ डिवाइन रूल्स पे, यूनिवर्सल रूल्स पे बेस्ड है, जो कि यूनिवर्स गॉड ने क्रिएट की है। जैसे कि थॉमस एक्विनास, इमैनुअल कांट बहुत सक्सेसफुल नहीं थी, बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक थी, इसीलिए थोड़ा दिक्कत में आई। ठीक है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल एज पार्ट ऑफ नेचुरल लॉ, ध्यान रखना नेचुरल लॉ के पार्ट में माना जाता है इसको। ठीक है, इसके बाद आई कॉन्सेंसुअल अप्रोच, ध्यान रखना हम आप सहमत, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, साफ सी बात है। यहाँ पे इंटरनेशनल मोरालिटी जो है ये एग्रीमेंट से आती है, कन्वेंशन से आती है, डिक्लेरेशन से आती है। इसीलिए समिट लेवल मीटिंग कर रहा था इंडिया, है ना, स्ट्रॉल डिप्लोमेसी करने की कोशिश की पाकिस्तान के साथ कि भाई सुधर जाओ, मान जाओ, आ जाओ साथ में, नहीं माना तो फिर अब पिटाई भी करेंगे उनकी, है ना। अडॉप्टेड बाय मेंबर स्टेट्स, यूएन चार्टर्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल पंचशील प्रिंसिपल हमने साइन किया था, चाइना के साथ साइन किया था। ठीक है, यूएन चार्टर प्रिंसिपल सच एज प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड सॉलिडारिटी अमंग नेशंस, पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, प्रोटेक्टिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स एटसेट्रा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है पैसिफिज्म। अब पैसिफिज्म क्या है, आप बोलोगे पैसिफिज्म है शांति प्रिय, पैसिफाई करना मतलब शांति लाना। ठीक है, किसी को शांत करवाना, पैसिफिज्म मतलब जो कि शांति प्रिय लोग हैं। तो ध्यान रखिए किसी भी कीमत पे वॉर नहीं चाहते हैं, ये भी आइडियलिज्म का दूसरा रूप है। फाउंडेशनलिस्ट के बाद आपका पैसिफिज्म आइडियल बन जाता है। कंसेंसस बिल्कुल
एक अच्छा फॉर्म है जो कि मिडवे निकालता है एंड एंड इसके बीच में। अगर आप दोनों लोग कुछ गिव एंड टेक करके मैटर को सलटा सकते हो तो दिस इज वेरी गुड वे। बट इसमें भी एक चीज ध्यान रखिएगा, सलामी टैक्टिक है, जैसे चाइना यूज करता है। लद्दाख में 3 जगह पे उसने हमले किए, है ना, 3 जगह पे हमले किए उसने, ठीक है, और 2 जगह से विड्रॉ कर लिया, 1 जगह अपने पास रख लिया, बोला देखो भैया ये तो हमारी टेरिटरी है, तीनों हमारी टेरिटरी थी, है ना, 2 जगह से हम आपको देने को तैयार हैं, 1 हमको दे दो। तो व्हाट इज दिस, दिस इज स्लाइसिंग आउट चंक बाय चंक, ठीक है। आप बोलते हो हर बार अपनी बाउंड्री बढ़ा के बोलते हो भैया ये तो हमारा है, ये तो हमारा है, देखो ये तो हमने ले लिया। तो ये जो स्लाइसिंग मतलब सलामी टैक्टिक है, ये बहुत भारी पड़ रही है इंडिया पे, एंड इंडिया को इसका काउंटर ढूंढना बहुत जरूरी है, इंडिया को जेन्युइनली इसका काउंटर ढूंढना बहुत जरूरी है। परहैप्स इसका काउंटर मतलब सिमिलर काइंड ऑफ पॉलिसी उन्हीं पे अप्लाई करो, उन्हीं की पॉलिसी उन्हीं पे अप्लाई करो, दैट विल बी बेटर, आई फील सो। पैसिफिज्म की बात करता हूं, इट टोटली अपोजेस वॉर एट एनी कॉस्ट। ध्यान रखना, पैसिफिज्म बोलता है भाई वॉर करो ही मत, चाहे कुछ हो जाए, भले गर्दन झुकानी पड़ जाए, ठीक है। नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस जैसे हमने किया था, तो गांधी जी, मार्टिन लूथर किंग, इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। नो डाउट इनकी थोड़ा किस्मत अच्छी थी, थोड़ा सा अलग अच्छा था, बट इंटरनेशनल एथिक्स में आई फील दैट कि ऐसी मर्सी नाम की कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। आपको नानकिंग मसाकर सुना होगा, नानकिंग मसाकर, ठीक है, जहां पे जापानीज सोल्जर्स वर प्लेइंग द गेम ऑफ बीहेडिंग द पीपल, लोगों को काटने का गेम खेल रहे थे वो लोग, है ना। तो ये चीजें बहुत दिक्कत वाली होती हैं, ध्यान रखिएगा, हर जगह ये काम नहीं आती है, तो ये इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म भी है, ठीक है। डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक सैंक्शंस टू डील विद रिकैल्सिट्रेंट स्टेट, ये कहता है भाई डिप्लोमेटिक सैंक्शन लगा दो, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दो, उससे काम बन जाएगा। पर कहते हैं ना भाई कि मान लो कल को युगांडा, ठीक है, युगांडा एक छोटा सा देश है अफ्रीका में, या फिर सपोज कर लो कि क्यूबा जैसा छोटा सा देश बोलता है आई एम पुटिंग सैंक्शन ऑन यूएस, यूएस हंसेगा 2 घंटा पहले बैठ करके पेट पकड़ के, है ना। तो डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक सैंक्शंस काम नहीं करते हैं दोस्तों हर जगह पे, ठीक है। यूएस ने आज ईरान पे सैंक्शन लगा रखा है, क्या हुआ, क्या कर लिया उसने, रशिया के ऊपर चारों तरफ सैंक्शन है, क्या कर लिया इन्होंने, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें इसके काउंटर एग्जांपल्स हैं, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, रशिया सैंक्शन, ईरान सैंक्शन, JCPOA, आई होप आपको याद है ये, है ना, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट करके है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो समझ में आ रही बात नहीं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसमें डच फिलोसोफर इरास्मस ने कहा है द कॉस्ट ऑफ वॉर इज सो ग्रेट दैट इवन इफ द वॉर इज वॉन यू लूज मच मोर देन यू गेन। ध्यान रखना, वॉर का कॉस्ट इतना ज्यादा होता है कि अगर आप जीत भी जाओ तो भी आप जितना पाओगे उससे ज्यादा लूज कर देते, ठीक है। क्रिटिसिज्म का एग्जांपल दूं, क्रिटिसिज्म क्या बोलूं तो क्रिटिसिज्म क्या है, बहुत आइडियलिस्टिक है दोस्तों, एम्प्टी ड्रीम है, कभी ऐसा नहीं होता। आप देखो नेहरू जी ने बोला कि भाई पंचशील करेंगे, हिंदी चीनी भाई भाई करेंगे, बदले में क्या मिला, उन्होंने, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज दैट तिब्बत इज एन चाइनीज एरिया, चाइना का एरिया है, चलो ठीक है, ऑन द एश्योरेंस दैट चाइना विल बी कंसीडरिंग तिब्बत एज एन ऑटोनोमस एरिया। आखिर में क्या है, देखो हमारे बॉर्डर तक आ गया है एंड देखो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो व्हाई शुडंट वी हैव, मतलब वी शुड हैव गॉन फॉर बफर स्टेट, हमें बढ़ करके तिब्बत की मदद करनी चाहिए थी ताकि उस समय तिब्बत आजाद रहे। और यही सारी डिप्लोमेटिक थोड़ी थोड़ी फेलियर्स हैं जो कि नेहरू जी को थोड़ा सा आशय में विलन बनाती हैं। बल्कि नहीं तो अगर आप देखेंगे तो नेहरू जी ने बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले डाउन किया है इंडियन डेमोक्रेसी का, ठीक है। कहीं ना कहीं उनकी आइडियलिस्टिक फिलोसफी थी जो आज की डेट में हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी थ्राइव कर रही है, और पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बन चुका है, डीप पॉकेट वाला स्टेट बन चुका है। आई होप आपको डीप पॉकेट समझ में आता है। डीप पॉकेट मतलब कि आपका डीपर स्टेट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली सामने में सुपरफिशियली लेवल पे जो दिख रही है गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट एक्चुअली कोई और है। जैसे कि पाकिस्तान में आर्मी एक्चुअली सत्ता चला रही है, ठीक है, ISI एक्चुअली सत्ता चला रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं डीपर स्टेट, ठीक है। एग्जांपल्स के तौर पे बताना चाहूंगा, नाजीज कुड नॉट हैव बीन डिफीटेड बाय एनी अदर मींस देन वॉर, ठीक है। नाजीज को कैसे हरा देते भाई, ये सारे के सारे लोग तो चुप बैठे थे शुरू में, एट द एंड वॉर करना ही पड़ा। सिविल डिसोबीडियंस रिलाइज ऑन द स्क्रपल्स ऑफ द इन्वेडर एग्रेसर एंड फेल्स इफ द एग्रेसर इज रूथलेस लाइक ब्लड, ठीक है। अगर एग्रेसर के पास कंसाइंस है, स्क्रपल है, ठीक है, तो फिर जाकर के आप काम कर सकते हो। ये काम करेगा जिसके पास खुद का मतलब वही नहीं है, कि मतलब कोई सेंस नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, तो उस पर क्या काम करेगा, कुछ भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है एमोरल रियलिज्म, एमोरल रियलिज्म। ये कहता है, अमोरल रियलिज्म क्या कहता है, भाई वॉर जो है केवल लेजिटिमेट नहीं है। देखो ये एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म है, ठीक है, जो आपका क्या कहते हैं, मैंने बताया था ना आपको,
रियलिस्टिक है ना, आइडियलिस्टिक के बाद रियलिस्टिक पहले बताया था मैंने उनके बारे में। तो रियलिस्टिक फिर भी एक बार को थोड़ा झुक सकते हैं कि चलो वार नहीं करते हैं, थोड़ा डिप्लोमेसी करते हैं, थोड़ा इधर उधर करते हैं, लेकिन एमोरल रियलिस्ट तो बोलते हैं भाई वार भी जस्टिफाइड है, वार भी जस्टिफाइड है, वार इज नॉट ओनली लेजिटिमेट बट ऑल्सो मोरालिटी अलाउज इट, मोरालिटी कहीं मना नहीं करती है वॉर ना करो। दे जस्टिफाई फोर्स ऑन द बेस्ड, दे जस्टिफाई फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, अगर हमारा फायदा होता है तो हम फोर्स यूज करेंगे। The strong do what they want have power to do, and the strong do what they have power to do, and the weak accept what they have to accept। ठीक है, समझ आई बात? स्ट्रॉन्ग के पास पावर होती है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, और गरीब मतलब जो वीक है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। मैं कल भी ये पोएम मुझे बहुत अच्छी लगती है एक्चुअली, मतलब दोहा टाइप से, ये क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास विषगरज हो। ठीक है, या फिर जिसको हिंदी में अगर मैं बोलना चाहूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत कॉमन रहा है, बहुत पॉपुलर रहा है कि समर्थ को नहीं दोस्त दोसाई, ये भी बहुत प्रॉपर कली कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग जो मन में आता है वो करते हैं और वीक को एक्सेप्ट करना पड़ता है, वही रूल बन जाता है, वही चीजें बन जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के तौर पे बताऊं तो रिलीजियस होली वॉर, ठीक है, जिहाद, रिलीजियस कन्विक्शन, वॉर हैज सैंक्शन ऑफ गॉड एंड हैज डिवाइन जस्टिफिकेशन, वॉर इज फॉट टू डिस्ट्रॉय एनिमीज ऑफ द गॉड। समझ आई बात? तो एमोरल रियलिस्ट तो जिहाद को भी बिल्कुल, जो आपका धर्म युद्ध है, जिहाद है, क्रूसेड है, इन सबको बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं और बोलते हैं बिल्कुल सही है भाई, गॉड ने ऑर्डेन किया है कि भाई आपको एनिमी को डिस्ट्रॉय करना है। बट दिस इज नॉट करेक्ट, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे तरीके होते हैं जब आपको रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिक थोड़ा सा होना चाहिए, बट एमोरल रियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी के जस्ट वॉर थ्योरी की मैं बात बोलता हूं, तो जस्ट वॉर थ्योरी में ध्यान रखिएगा, ये कहीं ना कहीं पैसिफिज्म और रियलिज्म के बीच की थ्योरी है। कौन सी? पैसिफिज्म, शांति प्रिय, और रियलिस्टिक मतलब कि एकदम नंगा वार चल रहा है वैसा नहीं, कहीं बीच की थ्योरी है। ठीक है, वार को कुछ कंडीशन में जस्टिफाइड करना चाहिए, किया जा सकता है अगर कुछ कंडीशन फुलफिल होती हो। और इसमें ध्यान रखिए तीन पार्ट हैं, तीन प्रिंसिपल्स हैं। जैसे आप महाभारत देखिए, महाभारत में भी तीन कंडीशन हुई। सबसे पहले कृष्ण जी स्वयं शांति संदेश लेकर के गए और बोला कि भाई देखो कहते हैं 5 गांव दे दो, बस 5 गांव दे दो, ठीक है, हम खुशी खुशी रहेंगे, है ना, खुशी खुशी। मतलब आप देखिए, फिर कृष्ण को दुर्योधन ने बांधने की कोशिश की, तो कृष्ण अपना स्वरूप बढ़ाते हुए बोले मतलब आ दुर्योधन बांध मुझे। मतलब रश्मिरथी बहुत अच्छी पोएम है, अगर आप पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़िएगा, उसमें ये प्रसंग बहुत प्यारा है। आई लव दैट मतलब नरेशन एक्चुअली, है रश्मिरथी पोएम है, बहुत प्यारा तरीके से कृष्ण जी जब वो शांति समझौता लेकर के जाते हैं तो उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे शब्दों में उसको कहा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो वार से पहले, जस्ट वार से पहले अगर आप देखेंगे तो हर तरह का पैसिफिकेशन की कोशिश कर ली गई, जस्ट कॉज बताया गया कि भाई देखो ये चीजें हैं, हम इसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं। 14 वर्ष का आपने वनवास मांगा था, हमने कर लिया, अब तो हमें अपना आधा राज्य दो, आधा नहीं दे सकते तो 5 ग्राम दे दो, हम वहां पे खुशी से खाएंगे, हम खुशी खुशी रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट दुर्योधन वो तक नहीं दे पा रहा था, उसकी मति गौर आ गई, है ना। फिर इसी तरह से रामायण में देखिए, रामायण में रावण ने सीता माता का हरण किया था, रावण ने सीता माता का हरण किया था, उसके बावजूद राम जी ने पहले हनुमान जी को भेजा कि जाओ परख के आओ, संदेशा सुना के। हनुमान जी लौट करके आए, बिल्कुल उजाड़ दिया, पूरा लंका को जला के आए। उसके बाद फिर अंगद जी को भेजा कि देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बस हमारी पत्नी को, धर्म पत्नी को वापस कर दो, हम तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन रावण फिर भी नहीं माना और उसकी उद्दंडता का परिणाम फिर जाकर के मिला उसको, है ना। तो ध्यान रखिए, जस्ट कॉज बहुत जरूरी है दोस्तों, जस्ट कॉज। ठीक है, वॉर जरूरी है, वॉर करना पड़े तो करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे सही कारण होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? जस्ट एड बेलम इसको बोला जाता है, प्रिंसिपल्स गवर्निंग वॉर। ध्यान रखना, जस्ट एड बेलम। ठीक है, जस्ट कॉज होना चाहिए, जैसे कि सेल्फ डिफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ इनोसेंट पीपल फ्रॉम टोटलिटेरियन रेजिम, ये सारी चीजें, है ना। आज की डेट में अगर आप देखना चाहो तो फिर कहीं ना कहीं आंग सान सूकी ने भी काफी सही तरीके से अपना भूख हड़ताल और बाकी सारी चीजें की थी। ये बात और है कि एक टाइम के बाद फिर मिलिट्री, जब उन्होंने सरकार बनाई तो मिलिट्री प्रेशर में, मिलिट्री अपीसमेंट के चक्कर में उन्होंने भी कुछ गलत कदम उठाए। ठीक है, देखिए फिर इसके बाद है राइट इंटेंशन, इंटेंशन सही होना चाहिए, ये रिवेंज या टेरिटोरियल गेन नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे
जो अपने क्या कहते हैं अर्जुन जी ने जब देखा कि सारे सारे मेरे संबंधी है, तो मैं क्या बदला लेने के लिए लड़ू, टेरिटोरियल गेन के लिए लड़ू, किसके लिए लड़ू, फॉर व्हाट शुड आई फाइट। ही ड्रॉप्ड ऑफ हिज वेपन, उन्होंने अपने शस्त्र नीचे रख दिए। फिर कृष्ण ही खड़े होते हैं एंड ही सेज दैट नहीं, आपको धर्म के लिए लड़ना है। तो ध्यान रखिए, एक एग्जांपल सेट करना जरूरी है रादर देन रिवेंज लेना और टेरिटोरियल गेन के लिए केवल लड़ना। ठीक है, लास्ट रिजॉर्ट, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आखिरी रिजॉर्ट होना चाहिए। ऑल अदर पीसफुल एंड डिप्लोमेटिक अल्टरनेटिव्स आर एग्जॉस्टेड। ठीक है, और जब आप ये चीज इंश्योर करते हो तो ये भी इंश्योर करते हो, जो सेकंड पॉइंट है राइट इंटेंशन से आप लड़ रहे होते हैं। जैसे कि रामायण में राम जी ने एक चीज इंश्योर की थी कि बाद में सिविलियंस को ना मारा जाए, है ना। अब देखिए उसके बाद राम जी ने विभीषण को वहां का लंकापति बना करके चले गए वहां, और विभीषण जी को बोला कि आप आराम से शासन संभालिए और अच्छे से संभालिए, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल ये चीजें ध्यान रखना है, अभी भी रेवेंज या टेरिटोरियल गेन के लिए आपको नहीं करना है। ठीक है, लास्ट रिजॉर्ट आपको रखना है, ध्यान रखना वॉर को। और प्रोपोर्शनैलिटी होना चाहिए, है ना, कि वॉर शुड बी स्टार्टेड ओनली इफ बेनिफिट्स आर प्रोपोर्शनल टू एक्सीड द कॉस्ट ऑफ। ठीक है, प्रॉपर अथॉरिटी एंड पब्लिक डिक्लेरेशन साथ ही वॉर स्टार्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कारगिल का जो अटैक था वो पूरा पूरा मुशर्रफ साहब खुद प्लान करके बैठ गए थे, है ना। जो सिविलियन गवर्नमेंट थी, जो रियल गवर्नमेंट, उसको पता तक नहीं था कि भाई ऐसा कुछ कांड करने जा रहे हैं हमारे जनरल साहब, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर अथॉरिटी प्रॉपर डिक्लेरेशन के साथ होना चाहिए, जिसमें ड्यू प्रोसेस फॉलो हो और डिक्लेरेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू आए। ये समझ में आ रही है आपको बात, जस्ट एड बेलम। ठीक है, अब देखो एक चीज समझना, वॉर के पहले की बात हो गई, लेकिन एड के बाद इन आता है। अब वॉर शुरू हो चुकी है, अब भी तो एथिक्स की जरूरत पड़ेगी ना, नहीं तो होगा क्या, जैसे अभिमन्यु को मारा गया है, जैसे कर्ण को मारा गया। तो ये सारी चीजें एक के बाद एक के बाद एक मतलब एक तरह से कहते हैं ना इसको, फिर अश्वत्थामा ने बदमाशियां की, है। तो ध्यान रखिए एक के बाद एक ट्रिगरिंग इफेक्ट देती है। ठीक है, मतलब एक के बाद एक चीज दूसरी चीज को ट्रिगर करेगी और कोई भी एंड में क्लेम नहीं कर पाएगा कि हम सही थे, हम सही थे। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स गवर्निंग कंडक्ट ऑफ वॉर क्या है, ओबेइंग ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन, सबको आपको फॉलो करना जरूरी है। आपको बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स नहीं यूज करने हैं, नॉन कॉम्बेटेंट इम्यूनिटी होनी चाहिए, जो आपके सामने लड़ने के उद्देश्य से नहीं आ रहा, सिविलियंस जो हैं उनको टारगेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जेनेवा कन्वेंशन भी है। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी इन द यूज ऑफ फोर्स, ध्यान रखना कि यूज के फोर्स में प्रोपोर्शनैलिटी रखो, इतना ही रखो कि पूरे पूरे मतलब विलेज या पूरा पूरा जो नॉन सिविलियन एरिया वो डैमेज ना हो जाए, जैसे कि यूएस ने किया है। दिस वाज रॉन्ग, दिस वाज टोटली रॉन्ग। यूएस ने जब बॉम्ब ड्रॉप किया, जापान वाज नॉट दैट स्ट्रांग एट दैट टाइम, है ना। जापान वैसे भी सरेंडर कर देता, दो पावर्स ऑलरेडी सरेंडर कर चुकी थी। जापान ने जब बॉम्ब ड्रॉप किया ऑन दैट डे, बहुत सारे सिविलियंस भी मारे गए, नो डाउट मिलिट्री पर्सन मारे गए, बट सिविलियंस भी मारे गए। ठीक है, ध्यान रखिए इविल मेथड नहीं करना है आपको, मास रेप जैसा, जैसा कि नानकिंग मैसेकर में हुआ, जापान ने चाइनीज का किया, नानकिंग मैसेकर। ठीक है, जापानीज ने चाइनीज लोगों का बहुत सारा मतलब बिहेव किया, उनको मास रेप किया, बहुत कुछ किया। इतनी क्लिनजिंग को नहीं कैरी आउट करना चाहिए, इतनी क्लिनजिंग बहुत गलत हो जाती है, जैसा कि श्रीलंका में हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिए श्रीलंका में हुआ, या फिर बाद में भी आप देखोगे तो अलग अलग जगह पे जब भी कोई देश दूसरे देश को जीतता है तो वो कोशिश करता है वहां पे इतनी क्लिनजिंग करने का, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल गवर्निंग टर्मिनेशन ऑफ वॉर। एक मिनट, श्रीलंका तो डोमेस्टिक एग्जाम्पल हो जाएगा, लेट अस नॉट टेक इट अप। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल पढ़ रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, हाँ अब देखो प्रिंसिपल्स गवर्निंग टर्मिनेशन ऑफ वॉर, ये क्या है, जस्ट पोस्ट बेलम। तो आप देखो कहते हैं द सीड्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, कोट फिर से रिपीट कर रहा हूं, द सीड्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू were shown in the वर्साइल्स ट्रीटी। वर्साइल्स ट्रीटी प्लीज ध्यान रखिएगा, वर्साइल्स ट्रीटी और आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर। ध्यान रखना जो वर्ल्ड वॉर वन के बाद हमने ट्रीटी साइन करवाई है ना, वर्साइल्स की ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी, ध्यान रखना वही तो वर्ल्ड वॉर टू के बीज बो दिए गए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना टर्मिनेशन ऑफ वॉर के बाद आपको वुडरो विल्सन जैसी स्पेसिफाइंग पॉलिसीज यूज करनी है, जो 14 पॉइंट देते हैं, इंस्टेड ऑफ ह्यूमिलिएटिंग द डिफीटेड पर्सन। ठीक है, शायद इसीलिए 1971 का वॉर हम जीत करके भी पाकिस्तान से पीओके वापस नहीं लिए,
शायद शायद आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मुझे ऐसा लगता है ले लेना चाहिए था तो बेटर रहता। बट स्टिल इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों, ध्यान रखना। 1965 के वॉर में भी हम ऐसा कुछ कर सकते थे बट हमने नहीं किया, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमें बहुत मौके मिले वापस लेने के बट हम नहीं कर पाए, ठीक है। शायद कहीं ना कहीं इथिक्स ज्यादा हो गया था डोमिनेंट एंड इंटरनेशनल प्रेशर ज्यादा डोमिनेंट, ठीक है। द पीस एग्रीमेंट शुड बी मॉडरेट एंड रीजनेबल, इट शुड नॉट बी विंडिक्टिव, बदला लेने की वजह से नहीं होना चाहिए। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, ध्यान रखिए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई। स्वीपिंग सोशियो इकोनॉमिक सैंक्शन व्हिच एडवर्सली इंपैक्ट सिविलियंस शुड बी अवॉइडेड, जैसे कि जर्मनी में हुआ हाइपर इन्फ्लेशन आया, क्यों? क्योंकि जो वहाँ के राइनलैंड एंड लॉरेन वाले जो एरिया थे जहाँ पे काफी ज्यादा कोल एंड स्टील मिलता था, मतलब आयरन मिलता था, वो पूरा फ्रांस ने जर्मनी से छीन लिया। अब इनके पास ना जॉब अपॉर्चुनिटी है, इनको इतना सारा इंडेमनिटी भी देना है, इंडेमनिटी अमाउंट मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी ठहराई गई थी। तो इन सब कारणों से आप देखोगे तो सोशियो इकोनॉमिक सैंक्शन जो बहुत ज्यादा एडवर्सली अफेक्ट कर रहे थे सिविलियंस को, तो हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था, बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, ठीक है। फोकस ऑन रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डिफीटेड नेशन, ध्यान रखना जो डिफीटेड नेशंस हैं, जो कहते हैं हार गए हैं, इनको और ज्यादा तबाह करने के बजाय इनके रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन पे भी ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होगा, डिसआर्मामेंट प्रमोट हो सकता है और डीमिलिटराइजेशन हो सकता है, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन बेटर हो सकती है, ठीक है। लीडर सोल्जर्स ये सब जो वॉर क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं शुड बी ट्राइड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, काफी ऑब्जेक्टिव तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनमें से कुछ वॉर हीरोज हो और उस केस में वो जो अननेसेसरी ब्रूटल ट्रायल है वो उनके देश को नागवार गुजरे, ठीक है। अब देखिए इंडियन आर्मी भी इतनी बड़ी आर्मी है, दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी है ना, तो इसमें भी इथिक्स की सेंट्रलिटी होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो थ्राइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इंटरनेशनल इथिक्स में जब भी हम बात करते हैं तो आर्मी इथिक्स की भी बात की जाती है, ठीक है। आर्मी इथिक्स की अगर हम बात करते हैं तो मैं तब से वॉर इथिक्स आर्मी इथिक्स की मैं बात कर रहा था, ठीक है। वॉर इथिक्स आर्मी इथिक्स कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड है, ध्यान रखना, इंटरनेशनल इथिक्स, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, आर्मी का जो इथिक्स है, तो ध्यान रखना ये सारे सवाल आपसे केस स्टडी में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको हमारी इंडियन आर्मी मानती है, बिल्कुल मानती है। 1948 के रिकॉग्निशन ऑफ इनहेरेंट डिग्निटी एंड इक्वल एंड इनएलिएनेबल राइट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ ह्यूमन फैमिली इज फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम जस्टिस एंड पीस इन द वर्ल्ड। ये बिल्कुल हमारे इंडियन आर्मी के इथोस में शामिल है कि वो सभी के इक्वालिटी एंड डिग्निटी को रिस्पेक्ट करती है, बहुत क्लियरली रिस्पेक्ट करती है। इज इट क्लियर? कुछ इक्वल का फ्रिंज एलिमेंट्स छोड़ दीजिए, बट इन जनरल आर्मी रियली रिस्पेक्ट्स दैट, ठीक है। डॉक्ट्रिन फॉर सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस 2006 रिमेंबर दैट पीपल यू आर डीलिंग विद आर योर ओन कंट्रीमेन। सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नक्सल प्रॉब्लम जो हमारे काफी बड़ी है, आर्मी के साथ प्रॉब्लम क्या है, आर्मी कैन फिनिश दीज नक्सल्स इन जस्ट 1 डे, ट्रस्ट मी। एक बार कोई 1 से 2 दिन लगेंगे तो पूरा स्कॉचिंग आउट पॉलिसी अपना ली अगर आर्मी ने, तो 2 दिन में पूरा खत्म कर सकते हैं। बट थिंग इज कि दे वांट डू नॉट वांट, क्योंकि उनको भी लगता है कि यार ये तो हमारे देशवासी हैं, इनके खिलाफ थोड़ी ना शस्त्र उठाने के लिए आर्मी ज्वाइन की थी। अगर इनके खिलाफ शस्त्र उठाना होता तो पुलिस ज्वाइन करते, है ना, रेबल बनते, काउंटर रेबल बनते। बट नहीं यार, हमने अपने देशवासियों की रक्षा के लिए की है, ना कि देशवासियों पे शस्त्र उठाने के लिए की है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये लोग एक बार के लिए भी झिझकते हैं नक्सल को मारने में भी कि भाई क्या कहते हैं, अपने ही देशवासी हैं। योर बिहेवियर मस्ट बी डिक्टेटेड बाय द सिंगल मोस्ट कंसिडरेशन, ठीक है। इंडियन आर्मी का मोस्ट ऑफ द टाइम बिहेवियर ये कंट्रीमैन वाले पर्सपेक्टिव से डिसाइड होता है। Violation of human rights therefore must be avoided under all circumstances, even at the cost of operational success। ध्यान रखना, ऑपरेशनल सक्सेस ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे पहले इंसानी जान जरूरी है, वो भी खास तौर से तब जब हमारे अपने देश हो, देशवासी हो, ठीक है। Operations must be people friendly and it must be ensured that minimum force is used, there are no collateral damage। ठीक है ना, समझ में आई बात। Special Order of the Day issued by Chief of Army Staff COAS in 1955, तो ये भी दिया गया था स्पेशल ऑर्डर ऑफ द डे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। अब इन्होंने क्या कहा था, ये बड़ी प्यारी लाइन लिखी है, जरा देखिए। यू आर नॉट देयर टू फाइट द पीपल इन द एरिया बट टू प्रोटेक्ट देम, यू आर फाइटिंग ओनली दोज हु थ्रेटन द पीपल एंड हु आर इन डेंजर टू द लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द पीपल, ठीक है।
ऑनर कोड ऑफ आर्मी भी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। और इंडियन आर्मी के सामने दोस्तों बहुत बड़ा डायलेमा है। अगर कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूं, ह्यूमन शील्ड का यूज किया जाए, ठीक है। एक मेजर थे, उन्होंने ह्यूमन शील्ड बना ली थी जब पत्थरबाजी कर रहे थे JNK में, ठीक है। तो कार के ऊपर उन्होंने क्या किया भाई, किसी उन्हीं में से कुछ बंदों को पकड़ा, कुछ बंदों को पकड़ा और उन्होंने ह्यूमन शील्ड की तरह कार के आगे लगा दी। कार मतलब जीप, जो आर्मी जीप होती है ना, उसके आगे, है ना, उसके आगे इन मैन को बांध दिया, है ना, इनको पकड़ के बांध दिया, है ना। और उसके बाद कार लेके चल दिए। अब देखो हंगामा क्या मच गया कि भाई आर्मी ऐसा कैसे कर सकती है, आर्मी ऐसा कैसे कर सकती है, ह्यूमन शील्ड का कैसे यूज करती है। बट ट्रुथ वाज कि क्या उनको फिर बुलेट यूज करनी चाहिए पत्थरों के अगेंस्ट, क्या उनको भी पत्थर मारने चाहिए, क्या उनको रबर बुलेट यूज करना चाहिए। क्योंकि देखो रबर बुलेट भी ऐसा नहीं होता कि मजाक होता है। रबर बुलेट से आपको पता है, कई सारे लोगों को पता होना चाहिए, कई सारे लोगों की आंखें चली गई, कई सारे लोगों का वाइटल ऑर्गन पंक्चर हो गए, है ना, पेट में लग गया, मतलब और भी कई जगह पे लग सकता है, बहुत डैमेजिंग होता है, समझ आएगी बात। तो ध्यान रखिएगा, रबर बुलेट मजाक नहीं है। इन्होंने एक नॉन वायलेंट तरीका सोचा ह्यूमन शील्ड का, बट फिर अब इन्हीं में से और तो और ऐसा नहीं कि किसी इनोसेंट पर्सन को पकड़ा, जो पत्थरबाजी कर रहे थे उन्हीं में से कुछ लोगों को पकड़ा और बांध दिया अपनी गाड़ी के आगे। तो क्या गलत कर दिया, कहीं ना कहीं डिग्निटी के अगेंस्ट है। मैं मानता हूँ ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है, बट एक चीज ये भी तो सोचिए कि पत्थरबाजों को तो एक मतलब कुछ कहने का मौका नहीं। अगर आप वो पत्थर मारेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अपने साथियों को मार रहे हैं, दे डू नॉट केयर अबाउट देयर ओन फेलो बीइंग्स। ठीक है, तो एक अच्छा तरीका था, बट यस डेफिनेटली मीडिया अगर हमें क्रिटिसाइज करना, दे क्रिटिसाइज्ड इट, ठीक है। एंड आई फील आर्मी डिड अ गुड जॉब ओवर देयर, आई फील सो। मतलब यू मे डिफर, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, एथिक्स इज ऑल अबाउट डिफरेंसेस। जब तक हम और आप डिफर नहीं करेंगे तब तक तो मतलब आप कुछ सोच ही नहीं रहे ना एथिक्स में, है ना। तब तक कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट होगी, कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट होगी, आप समझना इस बात को। तो मैं बेसिकली एथिक्स पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, थोड़े कंट्रोवर्शियल एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप डिफरेंट ओपिनियन नहीं कर सकते, यू कैन हैव योर ओन ओपिनियन, ट्रस्ट मी यू कैन हैव, एंड आई प्रॉमिस कि मैं आपकी रेस्पेक्ट करूंगा, है ना। आई एम फॉरगेटिंग एग्जैक्टली द नेम हु सेड दिस, बट उन्होंने बड़ी प्यारी स्टेटमेंट कही थी, आई मे डिफर बाई फ्रॉम यू, आई मे डिफर फ्रॉम व्हाट यू से, बट आई विल डिफेंड योर राइट टू से सो टिल माय डेथ, until my death, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ही वाज वेरी मच मतलब वेरी गुड प्रोपोनेंट ऑफ फ्री स्पीच एंड राइट्स, है ना। उन्होंने ये कहा था कि भाई देखो मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री कर सकता हूँ कि आप जो कह रहे हो शायद सही नहीं कह रहे हो, लेकिन आपके कहने का ये अधिकार जो है, जो आप मेरे से डिसएग्री कर रहे हो, इसके राइट के लिए, इस राइट को इंश्योर करने के लिए मैं अपने मरते दम तक आपके सामने खड़ा रहूंगा, ठीक है। अगर आप देखिए तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी ये बहुत कई बार दिखाया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि हमारी आजादी टाइम की थी, है ना, जब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में लड़ाई होने लग गई, झड़प होने लग गई, जूते चप्पल चलने लग गए, तो जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, शायद बाल गंगाधर तिलक थे, उनके ऊपर अटैक हो रहा था, तो गोपाल कृष्ण गोखले सामने आ गए एंड ही सेड कि अगर किसी ने भी, ऑल्दो वी डू नॉट एग्री, ऑल्दो बाल गंगाधर तिलक जी और मैं एग्री नहीं करते हैं, बट स्टिल इफ यू आर अटैकिंग हिम यू आर अटैकिंग मी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वी ऑल आर वन एट द एंड, हमारे गोल सेम है, ठीक है। ध्यान रखिए, इंडियन आर्मी के सामने बहुत बड़ा डायलेमा है कि भाई डिफरेंशिएट कैसे करें, डिफरेंशिएट कैसे करें कि भाई ये पत्थर मारने वाला है, ये नॉर्मल सिटीजन है। भाई वो तो 10 मिनट पत्थर साइड रख के साइड हो जाएगा, बोल दिया साहब मैं तो साइड से देख रहा था, मुझे क्या मालूम। हर जगह सीसीटीवी तो लगा नहीं सकते, सीसीटीवी भी टूट जाते हैं पत्थर मारने के कारण, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इंसर्जेंसी एंड आइडेंटिफाइंग द एक्चुअल कल्प्रिट इज द नीड। अभी कैसे करेंगे इंसर्जेंसी कंट्रोल करें, तो कैसे करें, कैसे एक्चुअल कल्प्रिट फाइंड आउट करें, ठीक है। डिफिकल्ट डिसीजन होते हैं दोस्तों, क्योंकि हीट ऑफ द मूवमेंट होता है, इतने सारे लोग पत्थर मार रहे हैं। आप सोचिए आपके साथी को पत्थर लगता है, कट लगता है, उसकी आंख तक चली जाती है, एंड यू कैन डू नथिंग। क्या कर रहे हो आप? और आपको इंसर्जेंसी कंट्रोल भी करनी है, तो कितनी पावर यूज करोगे? ज्यादा कर लोगे तो बोलोगे भाई साहब की कहते हैं आपने तो मरवा डाला, आप ब्यूरोक्रेटिक हो गए हो, आप मतलब ऑटोक्रेटिक हो गए हो, मिलिट्री रूल लाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। और कम पावर यूज करोगे तो कंट्रोल में नहीं आएंगे ये लोग, है ना। तो ध्यान रखिए कितना पावर यूज करना है। शुड वी गो फॉर रबर बुलेट, शुड वी गो फॉर व्हाट काइंड ऑफ थिंग वी शुड डू, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस प्रेशर होता है दोस्तों, क्योंकि एक सोल्जर के लूज करने का बहुत बड़ा गम माना जाता है कि उसके कैप्टन के ऊपर है। बिल्कुल सही बात है, कैप्टन का एक भी सोल्जर मरता है तो उसको भी दुख होता है, उसका साथी मरा है, ठीक है। और टेररिस्ट का भी मतलब रहता है कि भाई जल्दी जल्दी इनको हंट डाउन करना है। किस तरह से करें वो, आप किस तरह से आगे चलें, ठीक है।
और कई जगह पे इनको कम्युनल हेट्रेड भी मिलती है दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट में आप जाइए, आर्मी अटैक, आर्मी पे खूब सारे अटैक्स होते रहते हैं। जम्मू कश्मीर में जाइए, आर्मी पे खूब सारे अटैक्स होते रहते हैं। ठीक है, तो रेडिकल एलिमेंट्स कई सारे मतलब बदमाशियां करते हैं, जो ऐसे छोटी छोटी चीजें होती हैं इनको दिखा दिखा करके खूब सारी हेट्रेड फैलाते हैं अगेंस्ट द आर्म फोर्सेस। ठीक है, नंबर गेम भी है दोस्तों कि भाई आपको पीएस को अपने प्रूव करना है, देखो मैं भी बहुत ठीक चीज कर रहा हूँ, मैं भी बहुत तगड़ा प्लेयर हूँ। ठीक है, तो उसी हिसाब से प्रमोशन मिलेगा, अदर थिंग्स मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना वर्थ आपको प्रूव करने का बहुत बड़ा प्रेशर रहता है, और ये पीयर प्रेशर कहीं ना कहीं हम सब पे भारी पड़ता है। इसके बाद आते हैं एथिक्स ऑफ द ड्रोन अटैक। ध्यान रखना ड्रोन अटैक्स की भी कुछ एथिक्स होते हैं। ठीक है, ड्रोन आज के डेट में बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं। तो सबसे बड़ी बात है, पहला तो ये ड्रोन जो हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर के एग्जांपल है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर मतलब एक देश दूसरे से काफी ज्यादा एडवांटेज ले जाता है अगर वो ड्रोन यूज कर रहा है, और सामने वाला नॉन ड्रोन यूजिंग कंट्री है। जैसे कि आप अजरबैजान और आर्मेनिया का एग्जांपल देखो, अजरबैजान एंड आर्मेनिया का एग्जांपल देखो, अजरबैजान वर्सेस आर्मेनिया। ठीक है, आर्मेनिया पहले बहुत अच्छी मिलिट्री पावर थी एंड इट हैज ऑलरेडी डिफीटेड अजरबैजान, बट ध्यान रखिए अजरबैजान अपग्रेडेड इटसेल्फ विद टर्किश ड्रोन्स, एंड टर्की से ड्रोन इसने खरीदे थे, एंड दे pinpoint accuracy they made the bunkers of Armenian soldiers as their copy। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ वर्चुअल वॉरफेयर चल रहा होता है, आप एक स्क्रीन के पीछे बैठकर पूरी पूरी आर्मी को तबाह करते थे। ठीक है, इट रिड्यूसेस ह्यूमन इनहिबिशन अगेंस्ट किलिंग। अब देखो इंसान इंसान को जब मार रहा होता है ना, उसके अंदर थोड़ा इमोशंस आता है, क्या कर रहा हूँ, कितने लोगों को मार रहा हूँ। बट अब वीडियो गेम की तरफ देख रहे हो यार कि भाई सामने में देख रहा है, हाँ भाई इसको मारना है, मार दो, क्या जाता है। वार काफी चीप हो जाती है और इजी हो जाती है, सामने वाले को मारना इतना सस्ता है तो क्या फर्क पड़ता है ना। अब देखो इसी का एग्जांपल देना चाहूंगा तो आयरन डोम पहले इजराइल के पास था। आयरन डोम इजराइल के पास था। जब भी कोई पैलेस्टीनियंस अटैक करने की कोशिश करते थे तो तुरंत तुरंत मिसाइल छोड़ करके उसको निस्तानाबूद कर देता था। अब होता क्या था, 25-30 लाख करीब करीब लग जाता है एक मिसाइल को प्रिपेयर करने में, है ना, एक मिसाइल को प्रिपेयर करने में। अब इतना हर ड्रोन पे खर्चा कर रहा है, और ड्रोन को खर्चा कितना आता है, ड्रोन एक मिलिट्री ड्रोन बनाना है। ठीक है, जो कामिकाजे ड्रोन बनाना है, कामिकाजे, आई होप कामिकाजे आपको पता है, कामिकाजे इज नथिंग बट सुइसाइडल ड्रोन, जो कि जाएगा टकराएगा और फट जाएगा। ठीक है, कामिकाजे ड्रोन बनाना है तो आपको मैक्सिमम 20 से 30 हजार में हो जाता है, एट मैक्स 50 तक में, 50,000 तक में हो जाता है आराम से। तो 50,000 के ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए 25-30 लाख कितना कॉस्टली, मतलब कितना मुश्किल पड़ेगा, आप समझना इस बात को। तो ध्यान रखिए कि इस सब कारणों से जो इजराइल है दैट स्टार्टेड वर्किंग ऑन आयरन शील्ड पे काम करना चालू किया। आज की डेट में इसके पास लेजर बेस्ड वेपन है ये, जो कि ड्रोन को भी टोटली नेस्तनाबूद कर सकता है। ध्यान रखना ये लेजर बेस्ड वेपन है। ठीक है, लेजर बेस्ड वेपन है। साइंस एंड टेक का देखो काफी इंपॉर्टेंट रोल है एथिक्स में भी, एथिक्स में, इंटरनेशनल अफेयर्स में। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ध्यान रखिए प्रिंसिपल्स टू बी फॉलो टू असेस मोरालिटी ऑफ ट्रेडिशनल मतलब ये ड्रोन वॉरफेयर। ठीक है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, इसमें मोरालिटी कितनी हद तक है। तो पहले चीज समझिएगा, एक्ट ऑफ डबल इफेक्ट, है ना, एक्ट ऑफ डबल इफेक्ट, गुड इफेक्ट्स विदाउट इविल इफेक्ट। ध्यान रखना कि कोई भी काम आप करोगे, आप अपने देशवासियों को बचा रहे हो बट सामने वाले को उसी तरह से ब्रूटली मार भी रहे हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कोई भी एक्ट का डबल इफेक्ट होगा और हमें उसको पूरा फाइनली एक्सेस करके काम करना है। ठीक है, इफ इट इज इम्पॉसिबल और टू कॉस्टली to use conventional method to capture the terrorist। तो आपको ये भी एनालाइज करना चाहिए कि भाई कन्वेंशनल मेथड से जाऊंगा तो क्या बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्या बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, क्या इम्पॉसिबल है क्या। फिर दूसरी चीज, आप जब भी ये नए नए वेपन एसिमेट्रिक वॉरफेयर यूज कर रहे हो, ट्राई टू यूज इट एज द लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, और क्या कहते हैं, लेस डिस्ट्रक्टिव ऑप्शंस को पहले एग्जॉस्ट करना जरूरी है। ठीक है, और उसके अलावा कोलैटरल डैमेज को मिनिमाइज करना जरूरी है, सिविलियंस ना मारे जाए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिविलियंस ना मारे जाए। ठीक है, अब देखो फॉरेन इंटरवेंशन की भी बात चली, मालदीव में जैसे तख्ता पलट हुआ, आपको पता है। इसके पहले एक बार और हम लोग मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस चला चुके हैं, बट इस बार इंडियन गवर्नमेंट मम रही, चुप रही, है ना, ऑपरेशन कैक्टस में। ठीक है, तो ध्यान रखिए फॉरेन इस तरीके से श्रीलंका में भी, है ना, श्रीलंका में भी यही हाल रहा। तो ध्यान रखिए क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि मतलब हम लोग एक चीज इंश्योर करते हैं, भाई देखो दूसरे की सोवरेनिटी है, दूसरे की भी सोवरेनिटी है। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट्स है। ठीक है, ध्यान रखिए, रेस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी है। ठीक है,
ध्यान रखिए, an external intervention can be justified only in emergency circumstances such as in the case of genocide, ethnic cleansing or where the principles of just war can be applied. ठीक है, जैसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर वहां पे हमने किया। इंडिया 1988 में ऑपरेशन कैक्टस चला रहा था मालदीव्स में, जब गवर्नमेंट ने खुद से कॉल हमें किया है ना, ऑपरेशन कैक्टस हमें चलाया एंड इनकम्बेंट गवर्नमेंट को बचाया, जो भी मतलब वेल सेलेक्टेड गवर्नमेंट थी। ये प्रिंसिपल्स ऑफ जस्ट वॉर वाज नॉट फॉलोड इन कंट्रीज सच एज अफगानिस्तान, इराक, लिबिया। और आज की डेट में देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये तीनों ही हेजेमोनिक फेलियर है यूएस का। ठीक है, हेजेमोनिक फेलियर है यूएसए का। यूएस कुड नॉट एस्टैब्लिश पुलिसिंग ओवर देयर। हेजेमोनिक फेलियर ऑफ यूएसए। ठीक है, समझ में आई बात ना, क्लियर है। यहाँ पे पुलिसिंग नहीं कर पाए यूएसए, पुलिसिंग नहीं कर पाए, ध्यान रखना, पुलिसिंग नहीं कर पाया और उल्टा सब कुछ तबाह कर दिया जो अच्छा था। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये लास्ट रिजॉर्ट नहीं था, लास्ट रिजॉर्ट नहीं था। यूएसए चाहता तो बहुत कुछ पहले ट्राई कर सकता था। ठीक है, अब देखिए पोस्ट वॉर की बात करूं तो फोकस जो है रिकंस्ट्रक्शन पे शिफ्ट होता है। दीज कंट्रीज आर इन वर्स्ट मोर अनस्टेबल स्टेट दैन बिफोर। ठीक है, पहले से काफी अनस्टेबल रहा है। एथिक्स इन इंडियाज फॉरेन डिप्लोमेसी, गांधी इंस्पायर्ड। ठीक है, जो एथिक्स है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, इसमें गांधी जी का काफी बड़ा रोल है। इंडिया रोल एज इंटरनेशनल पीस मेकर, नॉन वायलेंट फॉर डिसआर्मामेंट। ध्यान रखना, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए इंडिया बहुत बड़ा प्रोपोनेंट है और इंडिया जो है इंटरनेशनल पीस में बहुत बड़ा योगदान देता है। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट एंड एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, मोरल, डिप्लोमेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट अगेंस्ट द, है ना, अगेंस्ट द कोलोनियलिज्म, रेशियलिज्म एंड अपार्थाइड। ठीक है, समझ आ रही बात। अब वो हर एक तरीके से गांधी जी से इंस्पायर्ड होकर के हमने ये सारी चीजें अपनी पॉलिसी में उतार रखी। ठीक है, नेहरू जी ने क्या क्या डायरेक्ट किया था? नेहरू वाज द फर्स्ट चीफ आर्किटेक्ट, मतलब पहले चीफ आर्किटेक्ट थे। ठीक है, और ये इन्होंने पंचशील प्रिंसिपल्स दिए। प्रिंसिपल कौन कौन सा है भैया? कि सारी टेरिटरी, एक दूसरे टेरिटरी के लिए म्यूचुअल रेस्पेक्ट रखो, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी इंश्योर करो। ठीक है, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन होना चाहिए, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स डोमेस्टिक अफेयर, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इज इट क्लियर? आई होप ये पांचों प्रिंसिपल्स आपको पंचशील के याद हैं। प्लीज इसको कोशिश कीजिए, रट लीजिए, मगअप कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आइडियलिज्म की मैं पहले ही बात कर चुका हूं। देखो दोस्तों, ठीक है, तो हमने गलती क्या कर दी पाकिस्तान के साथ कि कश्मीर इशू को हमने यूएन में लेके गए। ठीक है, और इसके अलावा पाकिस्तान का 55 करोड़ का डेट भी हमने दे दिया खुशी खुशी। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हमने गड़बड़ी कर दी, हमने आइडियलिस्टिक फीचर दिखाए। बट इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण क्या हुआ? आज देखो पाकिस्तान हम पे चढ़ के बैठा हुआ है। गांधी जी इवन पास्ट पे चले गए थे इसके लिए। इंडिया सॉफ्ट स्टैंड आफ्टर 1971 वॉर इन शिमला एग्रीमेंट, है ना। इंडिया के पास 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी पीओवी थे, उसको लिवरेज करते तो अगर बहुत आराम से हम चाहते तो आराम से पीओके आराम से वापस ले सकते। चाइना की बात मैं बोलूँ तो चीनी चीनी भाई भाई मैंने बताया था, और इसके कारण फिर इंडिया ह्यूमिलिएशन भी हुई 1962 वॉर में। ठीक है, इंडिया ने कभी भी ऑटोनोमस स्टेट को, तिब्बत को विज़ावी, है ना, चाइना के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मतलब तिब्बत के ऊपर मतलब सपोर्ट नहीं किया, चाइना सपोर्ट किया। इसके कारण स्ट्रेटेजिक बार्गेनिंग चिप लेके हाथ से निकल गई। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, जब ये चीजें समझ में आती हैं दोस्तों तो ध्यान रखना, अब हम प्रिंसिपल्ड रियलिज्म की तरफ बढ़ चुके हैं, है ना, प्रिंसिपल्ड रियलिज्म की तरफ बढ़ चुके हैं। अब प्रिंसिपल्ड रियलिज्म क्या होता है दोस्तों? तो ये समझना है, इट इंटीग्रेट्स पॉलिटिकल मोरालिटी विद रिस्पांसिबल यूज ऑफ पावर, it balances moral value of idealism and realism, it is based on elements of both utopia and reality। ठीक है, balancing national interest with global welfare, reconciling conflicting interests of different stakeholders। ध्यान रखिए, प्रिंसिपल रियलिज्म आज की डेट में हम कहीं ना कहीं लेके चल रहे हैं, डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को एमिकेबली और अपने हिसाब से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आता है स्पोर्ट्स एथिक्स। स्पोर्ट्स एथिक्स अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पोर्ट्स एथिक्स अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। रशिया ऑफिशियली बैन कर दिया गया था 2019 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। ध्यान रखना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा, वाडा इसका शॉर्ट फॉर्म है, वाडा।
प्लीज डू रीड अबाउट वाडा, दिस इज अ स्मॉल असाइनमेंट फ्रॉम माय साइड टू यू। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन कब आई, कैसे आई, क्या काम करती है, इसके बारे में एक बार जरूर पढ़ें। ठीक है, तो ध्यान रखिए इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स में 4 साल के बाद जब भी करता है तो इसने क्या कहते हैं पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड डोपिंग प्रोग्राम को अनकवर किया था और इसके बाद रशिया को बैन कर दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसके बाद फिर 2 साल के बाद इसको फिर रिवोक भी कर दिया गया 2021 के बाद, 2022 से फिर वो ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखो दोस्तों स्पोर्ट्स एथिक्स में भी 2 तरह की बात होती है, स्पोर्ट्समैनशिप एंड गेममैनशिप वर्सेस गेममैनशिप। ठीक है, गेममैनशिप इज फोकस्ड ऑन विनिंग एंड इज फोकस्ड ऑन विनिंग। ठीक है, विनिंग, ये जीतने में फोकस रखती है, चाहे कैसे भी जीतते हो, हुक और क्रुक। ठीक है, तो ये कभी कभी इमोरल मीन्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं, कभी कभी आई एम सेइंग। ठीक है, ध्यान रखना केवल इस पे फोकस करते हैं गेममैनशिप। ठीक है, और स्पोर्ट्समैनशिप जो है ये करेक्ट मेथड पे फोकस करती है, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले एक मतलब करेक्ट मेथड से जीतने पे फोकस करती है। जैसे कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया था, एक आई थिंक फ्रेंच और समवन मतलब थे जो कि जिनसे बहुत आगे था उनका कॉम्पिटिटर, बट कॉम्पिटिटर ने मतलब समझ में नहीं आया उसको फिनिश लाइन यहाँ पे है, तो फिर ही स्टार्टेड स्लोइंग डाउन बिफोर द फिनिश लाइन। तो इन्होंने उसको धक्का दे करके फिनिश लाइन को पार करवाया और फिर अपने आप के लिए सेकंड पोजीशन सिक्योर की, जबकि वो चाहते तो फर्स्ट पोजीशन सिक्योर कर सकते थे। ठीक है, बाद में पूछा गया तो उन्होंने एक ही चीज कही कि इवन इफ आई वुड हैव वोन वुड आई मतलब वाज आई रियल विनर, क्या मैं रियली में विनर था? नहीं था, मैं अपने मतलब उसको प्रॉपर्ली दिखाऊंगा, मतलब प्रॉपर अपने मेरिट पे जीतूंगा उसको, rather than चीट करके, चीट या फिर मतलब दूसरे की बुलिशनेस का फायदा उठा करके। ठीक है, इनको अप्लॉज किया गया था, काफी मतलब ज्यादा अप्लॉज किया गया था। ध्यान रखिएगा करेक्ट मेथड से जीतना बहुत जरूरी है, स्पोर्ट्समैनशिप वही चीज होती है। ठीक है, मैं आज ही एक वीडियो देखा 2011 में टेस्ट मैच हो रहा था एंड आई थिंक इंग्लैंड के कोई बहुत अच्छे बैट्समैन थे जो कि बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने चौका मारा, ऑलमोस्ट बाउंड्री से जरा सा 2 इंच 1 सेंटीमीटर के फासले पे रोक लिया गया था और बहुत डाइव मार के रोका गया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्लेयर थे ही क्रॉस द लाइन, है ना, क्रॉस द लाइन, लेकिन बॉल टच नहीं थी उस समय, है ना, पहले रोक गया था उन्होंने, चौका नहीं गया था वो। उसके एवज में क्लेम किया गया कि भाई मतलब अच्छा, अब ये भी था कि मतलब उस समय जो बैट्समैन थे थॉट इट इज फोर, वो जाकर के सेलिब्रेट करने लग गए सामने वाले के साथ, है ना, सामने वाले के साथ सेलिब्रेट करने लग गए, है ना, तो सेलिब्रेट करने लग गए और इधर पे बॉल वापस फेंका गया और धोनी जी ने स्टंप कर दिया उनको, बोल्ड कर दिया। ठीक, और क्लेम किया, अंपायर गैव हिम बोल्ड दे दिया उनको। फिर उसके बाद क्या कहते हैं अपनी अपील को धोनी जी ने वापस लिया क्योंकि गेम स्पोर्ट्समैनशिप थी। ठीक है, ही थॉट कि भाई ये तो मतलब मेरा चौका हो गया तो आई शुड सेलिब्रेट, वो सेलिब्रेट करने के लिए गए थे, ना कि वो रन ले रहे थे। इसीलिए इसको बोला जाता है स्पोर्ट्समैनशिप या स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट मैच गेम। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज, गेममैनशिप वर्सेस स्पोर्ट्समैनशिप। ठीक है, और स्पोर्ट्स एथिक्स में दोस्तों यही चीज है मेन, ध्यान रखना। अभी तो बहुत मेजर ऐसा कोई केस नहीं आया है, बट डोपिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में आप कैसे प्रोसीड करोगे एक बार जरूर सोचना। ठीक है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, मतलब इस पे क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन हम नहीं करते अभी, इस पे क्वेश्चन बाद में मैं बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, आई विल डेफिनेटली गिव यू क्वेश्चन बट थोड़ा सा लेट दूंगा। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा लेट दूंगा। ठीक है, अब आता है आपके पास केयर एथिक्स। केयर एथिक्स क्या है? डेवलप्ड मेनली बाय द फेमिनिस्ट थिंकर्स लाइक वुमेन साइकोलॉजिस्ट कैरोल गिलिगन। ठीक है, कैरोल गिलिगन ने इसको बनाया था। केयर एथिक्स ड्वेल्स ऑन डिफरेंट वेज ऑन व्हिच मेन एंड वुमेन थिंक ऑफ देयर मोरल प्रॉब्लम्स। ठीक है, किस तरीके से ये लोग एक्ट करते हैं। अब इनके हिसाब से क्या था, कैरोल गिलिगन के हिसाब से कि जो मेन की अप्रोच है एथिक्स ऑफ जस्टिस है और वुमेन की अप्रोच है केयर एथिक्स की। ठीक है, तो जो मेन है वो पॉइंट टू पॉइंट बात करने पे जोर देते हैं, रूल्स बताते हैं, रेगुलेशंस बताते हैं, जो क्या कहते हैं यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स है वो सेट करते हैं और इम्पार्शियल रहने की कोशिश करते हैं। जबकि वुमेन जो है, वुमेन डिफरेंट अप्रोच लेती हैं, वुमेन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला अप्रोच लेती हैं। ठीक है, मेन जो होते हैं अथॉरिटी वाला अप्रोच लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इसीलिए जो एथिक्स है ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तरीके से चलता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो दोस्तों केयर एथिक्स नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं इसको। केयर एथिक्स के साथ ही जो वुमेन एथिक्स है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वुमेन एथिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो था ना, ये जो कैरोल गिलिगन ने पहली बार डिफरेंशिएट किया, ये यहीं पे नहीं होगा, ये यहीं पे नहीं होगा। इसके बाद एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस डेवलप हुई। सबसे पहले
केयर एथिक्स, मतलब वुमेन एंड मेल एथिक्स के बीच में डिफरेंशिएट किया गया कि ये क्या है, कैसे है, ठीक है। फिर जब ये डिफरेंशिएशन हुआ तो पीपल स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस कि भाई क्यों है ऐसा, व्हाई इज इट सो, ठीक है। तो एक मतलब फिलोसोफर हुई हैं जिन्होंने, जॉन रूसो को बहुत अच्छा जवाब दिया है, मैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा, जो फिलोसोफर के बारे में बताऊंगा, फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा है, ऑल मेन आर बॉर्न फ्री, ऑल मेन आर born free, then why are women's always in chains? ध्यान रखना कि भाई सारे के सारे मेन जो हैं वो फ्री बॉर्न हुए, मतलब आजाद पैदा हुए हैं, तो वुमेन्स को क्यों चेन में रखा जाता है, वुमेन्स क्यों चेन में हमेशा से, है ना। तो ध्यान रखना ये चीज थॉट प्रोसेस कब आई, जब हमने डिसाइड किया, भाई देखा कि वुमेन और मेन के अप्रोच एथिक्स के प्रति बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो ध्यान रखिए, पहले आया आपका एक फेज जबकि हम्बल फेमिनिस्ट थे, है ना। जैसे कि आप देखना, एक फेज होता है किसी भी सोशल मूवमेंट में, देखिएगा चाहे वो दलितों का हो चाहे कोई भी हो, तो सबसे पहले फेमिनिस्ट आएंगे, है ना, जो कि काफी हम्बल होंगे, प्रेयर, प्ली एंड पिटीशन मोड में होंगे। कौन से? प्रेयर, प्ली एंड पिटीशन, ठीक है, प्ली एंड पिटीशन। तो ये जो है जागरूकता का काम करते हैं, ये बहुत टेंजिबल अचीव नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि सोसाइटी बहरी है हमारी, है ना। और कहते हैं ना, बहरों को सुनाने के लिए बम की जरूरत होती है ना, एज सेड बाय भगत सिंह जी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, काफी हम्बल थे, है ना, मॉडरेट फेज रहता है, बिल्कुल मॉडरेट। इसके बाद धीरे धीरे होता है एक्सट्रीमिस्ट फेज, ठीक है। तो फेमिनिस्ट के बाद फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज आता है, जिसको हम आज के टाइम फेमिनाजी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये फिर कहीं ना कहीं जो पर्पस है उसको हर्ट करना चालू करते हैं, और आज की डेट में जो हाइपर एक्टिविज्म दिख रहा है, ठीक है, हाइपर एक्टिविज्म दिख रहा है, एक्सट्रीमिस्ट मेथड्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये केवल और केवल फेमिनाजीज की वजह से है, ठीक है। और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने जब फेमिनिस्ट कुछ बात कह रहे थे तो हमने हीड नहीं किया था, उनको इक्वल अथॉरिटी नहीं दी थी, उनको सुना नहीं था, ठीक है। तो अब देखिए, दलित मूवमेंट में जब आया तो अम्बेडकर साहब ने कहा भाई पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो, ठीक है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करो और अच्छे से अच्छे पोस्ट अटेन करो, सो दैट की बेटर हो पाए। जब वो चीज नहीं कर पा रहे थे तो दलित पैंथर जैसे ऑर्गेनाइजेशन खड़े हुए, बैमसेफ ना जैसे ऑर्गेनाइजेशन खड़े हुए, ठीक है। हालांकि बैमसेफ आज भी मतलब वर्क कर रहा है, और दिस इज नॉट ए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, रादर मतलब लीगल लड़ाई लड़ता है, बट दलित पैंथर्स एक टाइम पे वायलेंट भी होने लग गए थे। समझ में आई बात? ध्यान रखिएगा, ये फेमिनिस्ट एथिक्स है, ये भी इसी तरह से धीरे धीरे डेवलप किया है, ठीक है। नाम मैं आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, प्रॉमिस, है ना, 2 नाम मैं पोस्ट करूंगा आज ग्रुप में, ठीक है। और इसके बाद है वुमेन इन टफ पोस्टिंग, ठीक है। तो देखो एक चीज समझना, आर्मी ने काफी टाइम तक वुमेन की पोस्टिंग रोक के रखी, मतलब वुमेन की एंट्री रोक के रखी। रीजन वॉज, इनका कहना था देखो वुमेन जो होती हैं ये टफ पोस्टिंग में कैसे रहेंगी। इवन हमारी जो भूतपूर्व डिफेंस मिनिस्टर और करंट फाइनेंस मिनिस्टर है मिस निर्मला सीतारमन, इन्होंने भी एक बार को स्टेटमेंट दे दिया था कि भाई देखो वुमेन आर बायोलॉजिकली डिफरेंट, वुमेन जो होती हैं वो बायोलॉजिकली डिफरेंट होती हैं, ठीक है, वुमेन जो होती हैं बायोलॉजिकली डिफरेंट होती हैं, ठीक है। बट आज की डेट में ध्यान रखिएगा, नेचर ऑफ जॉब चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए एम्पैथी, एबिलिटी टू निगोशिएट, पोटेंशियल टू मोटिवेट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं किसी भी रायट और इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने में। आप खुद देखिए, अगर आप देखेंगे तो शायद एक फीमेल विद हायर ईक्यू, है ना, इमोशनल कोशिएंट, कैन हैंडल दीज रायट्स एंड इंसर्जेंसीज इन मच मोर बेटर वे, काफी हद तक इमोशंस इग्नाइट कर सकती हैं, ठीक है। एम्पिरिकली वुमेन हैव बीन फाउंड टू बी वेरी एक्ट इन दीज स्किल्स। एम्पिरिकली मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हाँ जो रैंडम डेटा है वो कहीं कहीं रैंडमली शो करते हैं कि वुमेन रिलेटिवली बेटर होती है, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला, कोई सॉलिड रीजन नहीं पता हमें, लॉजिकल रीजन नहीं पता, बट हाँ एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, ठीक है। इसके बाद टेक्नोलॉजी दोस्तों आज की डेट में बहुत बड़ी इनेबलर हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। आज की डेट में इंटरनेट है, ड्रोन्स हैं, ऑटोमेटेड गन्स हैं, जीपीएस है, मोबाइल एप्लीकेशन है, कई सारी चीजें हैं जो कि कोर स्ट्रेंथ पे, कोर फिजिकल स्ट्रेंथ पे आपकी जो रिलायंस है उसको कम कर देती है, ठीक है। फैसिलिटेट एंट्री एंड सक्सेस ऑफ वुमेन इन दीस टफ पोस्टिंग्स। इन टफ पोस्टिंग्स में भी वुमेन टेक्नोलॉजी की मदद से काम कर पा रही हैं, और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी है दोस्तों। ध्यान रखना, जब वुमेन एंटर करती हैं किसी भी मतलब टफ जॉब में या टफ पोजीशन में, डिफरेंट सेक्टर्स में, जब भी वो लोग एंटर की हैं वहां पे वो एक्सेल की हैं। और जो ग्लास सीलिंग है, ग्लास सीलिंग मतलब एक ऐसी सीलिंग जो कि दिखती नहीं है, है ना, ग्लास वॉल्स और ग्लास सीलिंग्स जो हैं
इसको उन्होंने कॉन्स्टेंटली ब्रेक किया है और आगे निकल के गई हैं। आप एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ले लो, सीसीडी के जो फाउंडर थे, ही डिड सुसाइड, बट उनकी वाइफ आज की डेट में बहुत करीने से हर चीज को हैंडल कर रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि शी हैज सॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम्स, बट एटलीस्ट शी इज डूइंग बेटर देन हिज हस्बैंड, हर हस्बैंड, है ना, अपने लेट हस्बैंड की तुलना में रिलेटिवली बेटर कर, ठीक है। तो समझिए इस बात को कि वुमेन जहां भी एंटर कर रहे हैं टफ पोजीशन में, टफ पोस्टिंग्स में, दे आर डूइंग बेटर। तो इसीलिए जो अभी आप देखिए ये एक और वुमेन क्रू भी भेजा गया था इंडियन नेवी के द्वारा, जो कि पूरे ग्लोब को सरकम नेविगेट करके आई हैं। इसका नाम शायद तक तारिणी था, बट एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, दैट विल हेल्प यू एज वेल, ठीक है। वी इवन हैड ए फीमेल डिफेंस मिनिस्टर, ध्यान रखना, निर्मला सीतारमण जी हमारी फीमेल डिफेंस मिनिस्टर थी, और अनलकीली उन्हीं का स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर में कोट करूंगा मैं, जब मैं कहूंगा आर्गुमेंट्स अगेंस्ट क्या है। तो बायोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं दोस्तों, ध्यान रखना, फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं, दे कैन गेट प्रेग्नेंट, रेप कई बार बहुत ज्यादा होता है, हालांकि ऐसी बात नहीं मेल का रेप नहीं हो सकता, एंड मिलिट्री में किया जाता है, होता है, मतलब जब आप सामने दुश्मन देश में पहुंच जाते हो तो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि बायोलॉजिकल लिमिटेशंस होती हैं फीमेल की, ठीक है। ऑल्दो ये भी देखा गया है कि फीमेल कैन बी एंड्यूर मच मोर पेन एज कंपेयर टू ए मेल पर्सन, ठीक है। ध्यान रखिए, पुअर वर्क एनवायरनमेंट है वहां पे, ये भी कहा जाता है कि जैसे अभी देखिए इंडियन नेवी का क्या आर्गुमेंट था कि अभी एनडीए में भर्ती अलाउ मत कीजिए, क्यों? क्योंकि अभी हम रेडी नहीं है विद नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तक हम लड़के भर्ती करते थे, उनके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो बाथरूम टॉयलेट्स हैं वो थोड़े खुले रहते हैं सॉलिडारिटी के लिए और सब पर्पसेस के लिए, मतलब वो अलग तरह का एनवायरनमेंट है, वहाँ पे एक अलग तरह का बॉयज हॉस्टल है, बॉयज बाथरूम है, हर चीज बॉयज के हिसाब से है ना। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है, ठीक है। तो ध्यान रखना, टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो सकता है, जो ऑफिसर्स भी हैं वो भी थोड़ा बदमाशी कर सकते हैं, हो सकता है कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता करेंगे ही, ठीक है। अदरवाइज आर्मी की मैं खुद बहुत इज्जत करता हूँ, मैं खुद भी आर्म फोर्सेस बैकग्राउंड से हूँ, मतलब मेरा खुद, मतलब मैंने कभी सर्विस नहीं की है, बट माय फादर वाज देयर, है ना। ध्यान रखिए, तो मतलब ये आर्गुमेंट अगेंस्ट है, ध्यान रखिएगा, इसको स्लिपरी स्लोप आर्गुमेंट में की कैटेगरी में भी डाल सकते हो कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट हाँ आर्गुमेंट देना है तो दिया जाता है ना, समझ आई बात। स्लिपरी स्लोप आर्गुमेंट्स, ध्यान रखना ये चीजें, ठीक है, या रेड हेरिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज, ये उस तरह के आर्गुमेंट्स हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज क्लियर कट कही, देखो भाई आर्मी ने इससे ज्यादा बुरे वक्त के लिए प्रिपेयर किया है, आर्मी कैन इंडक्ट दीज वुमेन, और उनको बहुत करीने से रख सकती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, रेड हेरिंग, स्लिपरी स्लोप आर्गुमेंट, ये सारी चीजें आ रही थी। अब देखो करेक्ट अप्रोच क्या है कि भाई स्टीरियोटाइप्स को फाइट करो, फाइट स्टीरियोटाइप। ऐसा मत कहो कि भैया एक अच्छा जो ऑफिसर है वो मैस्कुलिन होना चाहिए, लीडरशिप उसमें बहुत, मतलब लीडरशिप का मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ होता है, करेज होता है, नहीं, है ना। करेज तो वुमेन में भी होता है, विमेन में क्यों नहीं करेज होता है? बहुत सारे वुमेन हैं जो बहुत करेजियस रही हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, फिजिकल स्ट्रेंथ केवल पैरामीटर नहीं हो सकता है लीडरशिप को लेकर के चलने का, ठीक है। मैस्कुलिनिटी हर एक जगह नहीं होता है, और हर पर्सन में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों चीजें हैं। तो इन स्टीरियोटाइप्स को फाइट करना जरूरी है और उसको हैंडल करना समझना जरूरी है, ठीक है। These prejudices ignore other characteristics that are more necessary to provide good services such as empathy, ability to dialogue and negotiate. इसके अलावा an officer can possess these characteristics irrespective of the gender, making him or her suitable for the tough post. समझ में आई बात? टफ पोस्टिंग के लिए उसको सुटेबल बना सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वुमेन एथिक्स, जो फीमेल एथिक्स है, जो केयर एथिक्स, थोड़ा मैंने बेसिक आपको बता दिया है, ठीक है। आई होप आप इसके थ्रू गो थ्रू हो लोगे, ठीक है। और दोस्तों प्लीज जाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। कोशिश कीजिए कि ये हमारा जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट 500 पहुंच जाए, जितना जल्दी पहुंचेगा उतना ही मेरे लिए बेटर रहेगा, मेरी हेल्प रहेगी। प्लीज मेक श्योर कि आप 500 प्लस सब्सक्राइबर्स मेरे लिए करें, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं पूरा एथिक्स ऐसे आपके लिए पूरा फ्री में लेकर के आ रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, राइट, कल सैटरडे है, तो कल मैं ऐसे का लेक्चर लेकर के आऊंगा, ठीक है। आई रिक्वेस्टेड यू ऑल टू राइट, मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज लिखिए, बट आप लोगों ने लिखा नहीं, कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को अगली बार कुछ सर्टेन कोर एरियाज में कुछ डेटा और फैक्ट्स प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। मीनवाइल मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कीजिए, t.me/upsc-dp एंड t.me/educatedsapiens। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @educatedsapiens, और वेबसाइट भी बहुत जल्दी आएगी। ध्यान रखिएगा, आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी रेडी बाय 30th of June, 30 जून तक मैं कोशिश करूंगा कि ये हो जाए।
तब तक हमारा इथिक्स एंड एसे दोनों खत्म हो जाएगा, इथिक्स एंड एसे दोनों खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भरोसा रखना, कंप्लीट कोर्स में करवा दूंगा, ठीक है। और आज के लिए सवाल देना था, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ठीक है। आज के लिए मुझे सवाल देना था, तो मैं सवाल दे रहा हूं। लेट मी थिंक ऑफ ए क्वेश्चन, लेट मी थिंक। देखो अप्लाइड एथिक्स है तो यहाँ पे ना केस स्टडी ज्यादा रहती है, केस स्टडी होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो एक चीज समझना, लेट मी थिंक ऑफ ए केस स्टडी। ये पुराना क्वेश्चन है, पुरानी क्वेश्चन है ना। यू आर अ डिफेंस मैन्युफैक्चरर, you are a defense manufacturer and have been invited। एक मिनट ऐसे नहीं कहना चाहिए, मैं रादर ये कहता हूँ, you are a women rights activist, you are a women rights activist। ये मैं देखो, अब मैं सवाल बदल रहा हूँ, ध्यान रखना सवाल बदल रहा हूँ। जो इंटरनेशनल इथिक्स से सवाल पूछा गया था उसी के तर्ज पे मैं दूसरा सवाल दे रहा हूँ। you are a women rights activist and have, okay, you are a women rights activist recently it was found that an allegation, a false allegation by a woman has ruined life of two men, ठीक है। you have been called by government wants to take certain, इस पे ऐसा लिख लो, फिर इसके आगे government wants to dilute the laws, है ना, रिगार्डिंग द सेम। ऑब्वियस सी बात है, फीमेल्स से रिलेटेड जो भी लॉज हैं रिगार्डिंग फीमेल्स, रिगार्डिंग रेप एंड डाउरी, you have been made a panel member, you have been asked for the opinion, you have been asked for opinion in this case. What will you suggest and what grounds, what will you suggest and what factors will you consider, while reaching conclusion, while reaching such conclusion, please write it, while reaching such conclusion। मे भी आप लोगों को दिखाई ना दे रहा हो क्योंकि थोड़ा सा मेरे फिगर के पीछे चला गया होगा, मैंने जो जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जिस विंडो में हूँ, ठीक है। मैं एक बार फिर से, you have been asked for opinion, what will you suggest and what factors will you consider while reaching such conclusion। ध्यान रखना, इस conclusion पहुंचने के लिए आप क्या यूज करोगे, किस तरह के फैक्टर्स यूज करोगे। आई होप ये समझ में आ रहा है। ध्यान रखिए, ये केस स्टडी के तौर पे मैं दे रहा हूँ, आपको 20 मार्क्स में इसका आंसर लिखना है और आपको भेजना है कहाँ पे, आप सभी को पता है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप में, दिस इज फर्स्ट लिंक, ठीक है, पहली लिंक पे आपको भेजना है, ठीक है। मेक श्योर माय डियर फ्रेंड्स टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज बी पेशेंट that by 30th of June I will launch this website Educated Sapiens, ठीक है। Yes my dear friends, thank you for coming to the lecture and I hope you all have enjoyed it and learned something new। Please do keep reading, writing and that will take you much more ahead in the competition। Thank you and do take care, bye bye।